हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी मैराथन सीरीज चलाई जा रही है और प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ आपको करवाए जा रहे हैं। आज हम लोग जिस प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे वो है 6 फरवरी 2023 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। आप लोग अगर इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना करके आप सभी को फ्री पीडीएफ प्रदान करवा दी जाएगी। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे मित्रों, आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई, बहन हर जगह तक शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। जितने भी मटेरियल सीटेट के रहेंगे वो सारे मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवाएंगे। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बिना विलंब करते हुए आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर और अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, कुषाणों ने निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। वो कौन से केंद्र हैं जहां से कुषाणों ने अपना जो है शासन किया? तो वो दोनों क्षेत्र हैं आपके, पेशावर और मथुरा। याद रखिएगा, पेशावर और मथुरा है। बात आई है कुषाण की, तो हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया है कि ये एक चीन में एक जो है शाखा है जिसका नाम है यूची। क्या है? यूची शाखा से जो है इनका संबंध है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कडफिसेस किसने किया था? कुजुल कडफिसेस नामक व्यक्ति ने कुषाण वंश की स्थापना किया था। और इन्हीं में एक शासक था जिनका नाम था विम कडफिसेस। क्या नाम था? विम कडफिसेस। नाम इम्पॉर्टेंट है, काम भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। क्या किए थे? सर्वप्रथम सोने के जो कॉइन हैं, जो सिक्के हैं, उसको इन्होंने जारी किया। इस कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। याद रखिएगा, कौन था? कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ये भी याद रखिएगा, सबसे जो है महत्वपूर्ण राजा इनका कनिष्क था और 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया। ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, हमने आपको बता दिया। देखिए, आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे जो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल जाएं। दूसरा है, कथन 3 दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान है। बिल्कुल सही है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। ये भी ठीक है। मानव इतिहास के 99% कहानी इसी में घटित हुई। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे जितनी भी जानकारियां थी वो सभी आपको इस प्रश्न में सम्मिलित थी। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है, आइए देखें, समझें और इसको भी हल करने का प्रयास करें। ए और बी को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। 100% ये कथन सही है।
मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। बताइए क्या ये सही है? अब आपको इसका बताना है कि क्या कहा जाता था। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला गलत। क्या हो जाएगा? जात नहीं कहा जाता था। ए सही और बी गलत। मेरी बात को समझिएगा, मैं पूरी मनसबदारी व्यवस्था को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? प्रशासन को चलाने की व्यवस्था थी। और अगर आपसे पूछे कि इसका प्रचलन, जो मनसब है इसका प्रचलन कब हुआ था, तो पहले ये जान लीजिएगा 1575 में। और ये किसने शुरू किया था? तो ये अकबर महोदय की देन है। अकबर ने जो है इसको चलाया था। ठीक है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तो एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए किसी को पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। अगर आपसे पूछे मनसब का साधारण अर्थ क्या है, तो श्रेणी अथवा पद होता है। और इसमें अगर आपसे पूछे कितने वर्ग थे, तो ये भी याद रखिएगा 33 वर्ग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितने वर्ग थे? 33 वर्ग थे। तो इससे आप सभी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 की। और 34 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 34 का राइट जवाब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं, आपको बताना है। तो 34 का राइट जवाब आपको देना है। वो क्षेत्र है कंधार। क्या है? कंधार। चलिए अब कुछ और चीज़ों की जानकारी हम आपको दे देते हैं। कुछ और अभिलेख हैं जहां पर अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक अभिलेख है आपका मास्की। मास्की में भी आपको अशोक का नाम मिलेगा। गुर्जरा एक अभिलेख है जहां आपको अशोक का नाम मिलेगा। नेत्तूर एक अभिलेख है जहां आपको इनका नाम मिलेगा। उड्डयगोलम भी, वहाँ भी आपको अशोक का नाम देखने को मिलेगा। अशोक को देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आई है अभिलेख की, तो मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जो अशोक के अभिलेख हैं इसको सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था जेम्स। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको पढ़ा था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में हुई थी। और किसने की थी? तो एक नाम था पात्रे पेंथलर करके थे। ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज किया था। याद रखिएगा, जो शिलालेख हैं इनके शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 बताई गई है। ठीक है, तो अब इतने प्रकार की जानकारी आपसे जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सा अभिलेख जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक का कौशाम्बी का जो अभिलेख है, याद रखिएगा, कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। एक आपसे पूछता है कि कलिंग युद्ध किस शिलालेख में वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन जो है मिलता है। ये याद रख लीजिएगा बस। ठीक है ना, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की और देखते हैं 35 का राइट जवाब क्या होगा। गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, उल्लिखित किया गया है। इसका राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। 35 का राइट जवाब आप सभी को बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा में। गोंड क्या है?
पहले ये जान लीजिए, ये एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। ठीक है। और ये किस लिए फेमस है? तो झूम की खेती। किसके लिए? झूम की खेती के लिए इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया गया है। ठीक है। ये क्या करते थे? हाथियों को पकड़ते थे और दूसरे राज्यों में निर्यात करते थे, जिससे इनको बहुत सारा पैसा मिलता था। ठीक है। तो इस प्रकार के जो है ये कामों को भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 36 का राइट जवाब हमारा क्या होगा। आप सभी को 36 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि ए और बी का विचार करें और उत्तर दें। कह रहा है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बिल्कुल सही है। जब आपको इसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी की मैराथन की वीडियो मिलेगी ना, सारी की सारी चीज़ें वहाँ मैंने करवाया है नोट्स में, आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ी सी समस्या क्या है उस वीडियो में, उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए थोड़ा तीव्र गति से वहाँ पर पढ़ाया गया है। अगर आपको कोई समस्या होगी तो बताइएगा, उस वीडियो को फिर से बनाया जाएगा। दोनों कथन सही हैं और ये इसकी व्याख्या करता है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला क्वेश्चन है 37। क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 37 का राइट जवाब हम लोग जानेंगे। वर्षा आंदोलन के विषय में सही क्या है आपको बताना है। विरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को वर्षा राज का प्रतीक बताया था। तो क्या ये सही है? गलत है भैया, ये वाला आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है। अगला कह रहा है विरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ठीक है। विरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, तो गलत है, विरुद्ध नहीं था। वर्षा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। बिल्कुल सही है। बी और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब समझिएगा, ये तो आपका आंसर हो गया। विरसा से संबंधित क्या जानकारी है? इनका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? मुंडा परिवार में वर्षा का जन्म हुआ था। और मुंडा क्या है? मुंडा एक जनजाति समूह है। क्या है? एक जनजाति समूह के रूप में इसको जाना जाता है, जो कहाँ रहता है? छोटा नागपुर के पास। कहाँ रहता है? छोटा नागपुर के पास है। 1895 की बात है कि जो वर्षा हैं, इन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा कि आओ एक संकल्प ले लें कि हम अपने अतीत को गौरवपूर्ण रूप से फिर से पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। आगे चल करके इन्होंने आंदोलन फैलाया, जेल में डाले गए, फिर से वापस आए, गांव-गांव घूमे, जो लोगों को उकसाया, अपनी भाषा का जो है प्रचार किया। यहाँ बात आई है क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाता है झंडा, तो ये लाल झंडा नहीं था, ये सफ़ेद झंडा था, ये याद रखिएगा। अगर कभी फिर से क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था, लाल नहीं था मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने क्या किया, अपनी लड़ाई लड़ी और आगे चल कर के जो है बहुत कह सकते हैं अंग्रेजों ने क्रूर तरीके से दमन भी किया था, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। 38 पर चलते हैं। 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को बने रहना है, लगातार सभी प्रश्नों को देखना है और उत्तर देते रहना है। कह रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। बिल्कुल सही है। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। 80 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते उससे 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। बिल्कुल सही है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है इसका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि कारण है, सही है। तो अब आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर और 39 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप सभी को बताना है। 39 का राइट जवाब क्या है? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। तो बिल्कुल सही है भैया, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है अगला कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तो ये तो वैसे ही गलत है। तो आगे सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, आपको अन्य ऑप्शनों पर नहीं जाना है। 10 पर चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? तो ये राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा हमारे राजा राम मोहन राय ने कहा था, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा का इन्होंने भरपूर विरोध किया था, याद रखिएगा। इनसे संबंधित 2-3 चीज़ें आपको मैंने बता दिया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? 41 का राइट जवाब हो जाएगा सत्यशोधक समाज ने। जी हाँ, किसने? सत्यशोधक जो है समाज। बात करते हैं, ये जो है अगर आपसे पूछे कि जो ये सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब हो रही है, तो 1873 में। और किसने किया था ये भी याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। किसने? तो ज्योतिबा फुले ने जो है इसकी स्थापना किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत बहुत छोटे से संगठन के रूप में होती है। इनका लक्ष्य क्या था? शूद्र एवं जो अस्पृश्य जातियां थी उनसे लोगों के मन में जो उनके खिलाफ विचार थे उससे विमुक्त करना। ठीक है, और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, जो आपसे पूछी जाती है, वो है गुलामगिरी। क्या है? गुलाम, अमेरिका के दासों के प्रति समर्पित है गुलामगिरी, जो 1873 में इन्होंने लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, कई बार पूछे गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में ए और बी पर विचार करना। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते रहे, सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं। और हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 42 का राइट जवाब हमारा तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो है बात करते हैं, जो अंग्रेज और टीपू से जो युद्ध हुआ था उसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कितने लड़े गए थे? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। जो लास्ट आंग्ल मैसूर है, चतुर्थ, वो 1799 में ख़त्म हुआ था। श्रीरंगपट्टम में जो है टीपू मारा गया था। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नोट्स में सब कुछ आपको पर्याप्त मिलेगा। 43 कह रहा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो ये कोई और नहीं है, ये आपके दादा भाई नेहरूजी हैं। कौन है? दादा भाई नेहरूजी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य थे और जिस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था उसका नाम था लिबरल पार्टी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 44 पर। कह रहा है कि किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। आप सभी को 44 का राइट जवाब देना है। तो आपको बताना है 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 45 पर चलते हैं, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं, उन पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे।
किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? ग्रह है तो इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, आपको बताना है। 45 का राइट जवाब। तो बृहस्पति के है, शनि के है और यूरेनस के है। नेपच्यून के चारों ओर छल्ला नहीं पाया जाता है। यूरेनस का एक नाम है अरुण। क्या है? अरुण। ये भी जानते रहिएगा, कभी कभी ये भी दे देता है। बृहस्पति आपको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 46 पर चलते हैं और 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है? तो 46 का राइट जवाब दे दीजिए आप लोग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। किस पर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जो कि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर से ये ऐसे गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है इस पर कुल 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, याद कर लीजिएगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य कौन हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपको बताना है उड़ीसा, और लास्ट में है आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, CHODAP अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों को ऐसे काटती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? आपको 47 का राइट जवाब देना है। तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, आपको बताना है। तो उस समय जो आपको जवाब देना, देखिए 24 घंटे में वो कितना घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। तो आपको पता है 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी, ये भी आपको पता है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, आपको बताना है। तो 30 डिग्री पूर्व में उस समय जो समय होगा वो आप निकाल लीजिए। तो लगभग आपका 2 अपराह्न क्या आएगा? 2 अपराह्न आएगा, अर्थात इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 30 डिग्री का आप लोग समय निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 49 की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा आपका आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन नहीं पाए जाते हैं। तो केवल ए राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं 50 की। कह रहा है कि ए और आर को पढ़िए और सही जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं, बिल्डिंग बनाने, सजावटी सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते। बिल्कुल सही है और पहला राइट जवाब हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। 51 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि मानसूनी पवनें जो है मौसमी पवनों का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं। बताइए क्या ये सही है? तो जो ये सही है तो नहीं, ये वाला नहीं सही है। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। क्या ये आपका सही है? तो ये भी हमारा जो है सही नहीं है। तो केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, ठीक है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वायु में तैर ना सकने का वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, ठीक है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती। बिल्कुल सही है, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि इसका राइट जवाब हो जाएगा इसका वजन हल्का होता है, ठीक है, अत्यधिक गर्म होता है, ठीक है। यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, ये गलत है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं 54 की। 54 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए और बी पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, इस पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। आपको 54 का राइट जवाब देना है, तो ए गलत है आपका और बी सही है। क्यों गलत है? नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, बताइए। आपको जवाब देना है नवीकरणीय जो संसाधन हैं ये एक बार उपयोग के बाद इनको पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो ए गलत और बी सही, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक आते हैं, तो आपको इसका क्रम सेट करना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे पहले आखनन होगा, क्या होगा? सबसे पहले आखनन होगा, फिर विवृत खनन होगा और फिर आपका कूपकी खनन होगा। तो CAB क्या होगा सही जवाब? मैंने बताया, सेट करिए। तो क्या होगा जल्दी से बताइए, 55 का राइट जवाब क्या होगा? तो CAB आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, मैंने अभी बताया था CAB। चलिए 56 पर चलते हैं। 56 कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब दीजिए। कह रहा है कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, या तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सभी ऑप्शन आपके सही हैं। 57 कह रहा है कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बेल्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करना चाहेंगे, आपको बताना है। तो कनाडा और दक्षिण जो है, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को, क्योंकि जो प्रेयरी है वो कनाडा में है और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और जो है घास के मैदानों की, ठीक है, जैसे ब्राज़ील में पंपास है, यूरेशिया में स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। इनको भी याद रख लीजिएगा, आपसे कभी न कभी पूछे जा सकते हैं। 58 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा के संदर्भ में एक वाक्य दिया गया है, आपको पढ़कर के सही जवाब देना है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध, देखिए पढ़िए समझिए और तब जवाब दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं मिल पाता है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। कराया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। 59 का राइट जवाब आपको देना है, तो केरल और लद्दाख इसका राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है समझते हैं।
और समझते हुए 61 का आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले, अर्थात कुछ विशेष लोग मिलकर सब के लिए निर्णय करें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार को प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के किस विशेषता की व्याख्या करता है? तो ये संघवाद की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? तो 62 का राइट जवाब दीजिए। बाबू शहर के एक मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिसे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है? नहीं। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खुलता है, तो कहाँ भैया वो गरीब हुआ। वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, तो दूसरा आपका सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? ठीक है, तो कह रहा है, अर्थात जिसे 63 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। तो ये बड़े उद्योगों में तो बिल्कुल नहीं प्रचलित है, ये छोटे स्तर की व्यवस्था है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है, तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 या जिसे हम लोग 64 कहते हैं। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी है, तो ऑप्शन में आपको मिल रहा रंग भेद नीति के खिलाफ जो संघर्ष है उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए 65 पर चलते हैं। ठीक है, अर्थात 35 पर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आप सभी को अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 निम्न में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों को विवाह के बाद पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है? तो नहीं। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको आगे नहीं जाना है, समय की भी बचत करना है। अगला क्वेश्चन है 36 का, भारतीय के दिन को याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? क्या याद रखने के लिए? तो संविधान के लागू होने को याद रखने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 37 पर चलते हैं। 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है जल्दी से, तो जिसे 67 भी कहते हैं। राम्या एक बेकरी में, फिर से मेरी बात को समझिएगा और 67 का राइट जवाब दीजिएगा। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा उसे वकील दिया जाएगा? यह बात हमारा संविधान कब कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वकील की फीस देने की बात नहीं तो सरकार उसको वकील प्रदान करवाए? ये कौन कहता है? कि कोई और नहीं कहता है, आपका आर्टिकल 39A कहता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 39A कहता है कोई व्यक्ति अगर गरीब है उसको सरकारी वकील चाहिए तो वो राज्य निःशुल्क प्रदान करवाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर का क्वेश्चन, अर्थात जिसे आप 68 कहते हैं, इसका जवाब देना है। कराए कि ए ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, बिल्कुल सही है। हायरार्की जो हमारे यहाँ चलती है वो एकदम सही है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, और ये इसकी व्याख्या करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 39 अर्थात 69। ABC पर आपको विचार करना है, विचार करके अपने उत्तर को देना है। ठीक है, तो जल्दी से आपको देना है। कह रहा है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था, तो गलत है। इसके खिलाफ क्यों होगा? तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। बिल्कुल सही है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था करता, ये भी सही है। तो बी और सी आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 40, जिसे 70 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं। जनजातीय भाषा के बारे में कथन पर विचार कीजिए। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल सही है। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं, संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। दोनों सही है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं और 71 पर आपको राइट जवाब देना है। भैया देखिए 71 नंबर जिसे 41 भी कहते हैं, ये मैचिंग का है और मैचिंग आपको करना है और मैचिंग करके बताना है कि राइट जवाब क्या होगा। तो व्यवहारवादी का मतलब होता है जिसमें सीमित कौशल हो और तथ्यों का संचयन करता हो। दूसरा, रचनावादी का मतलब होता है अधिगम केंद्रित और प्रासंगिक होता है। बहुविषयक उपागम का मतलब क्या होता है? तो ये होता है विषय जो है हमेशा स्वतंत्र होते हैं और अंतर्वर्षीय उपागम जो आपका समाकलित ज्ञान में सहायता करता है। इस प्रकार पहले का आपका दूसरा हुआ और दूसरे का चौथा। तो ये ऑप्शन आपको नंबर 2 में मिल रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 72 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या को प्रस्तुत करता है? वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है? नहीं। वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है आइए देखते हैं और आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? आपको राइट जवाब देना है। तो देखिए अल्पसंख्यकों के संवैधानिक प्रावधान का चार्ट गलत है। NS डाटा ये भी गलत है। एक फीचर फिल्म ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, चौथा सबसे राइट जवाब हो जाएगा। 74 पर चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे परिचित कराने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हैं? नहीं। आरक्षण नीति पर लेख? नहीं। मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र? बिल्कुल नहीं। B.R. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत? चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तो प्रगतिशील समय रेखा का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 76 पर चलते हैं। कह रहा है कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है। अगर शिक्षक इसका प्रयोग के लिए करता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। 77 पर चलते हैं। 77 क्या कह रहा है आइए हम लोग देखते हैं। एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे होंगे? विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना? बिल्कुल सही है। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका है? बिल्कुल सही है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल सही है। घटना और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना जरूरी नहीं है। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 77 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 78 पर। क्या कह रहा है आइए देखते हैं।
करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो आप लोग जल्दी से 78 का राइट जवाब दे दीजिए, तो वो है परिचर्चा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 79। निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? तो 79 का राइट जवाब आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, जिसे 50 नंबर का क्वेश्चन भी आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों तथा विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? 80 का राइट जवाब हो जाएगा वाद विवाद। तो याद रखिएगा, अगर आप जो है पहले आप अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही जो है आपको निष्कर्ष निकालना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आप फटाफट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आपका 80 नंबर का हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं 81 पर, और 81 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू करें। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना, उस पर चर्चा करना गलत है। पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ना एवं समझाना गलत है। शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, ये भी गलत है। विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना, इनका प्रयोग, इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करना सिखाना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। 82 नंबर पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जल्दी से आप सभी को बताना है 82 का राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे 82 का राइट जवाब क्या होगा। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक की शैक्षणिक समस्या का सामना करते हैं छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं, आपको बताना है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं जरा बताइए। विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव, ये गलत है, तो आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कह रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है। 84 का राइट जवाब देना है सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ठीक है। शैलचित्र नहीं, कबीर के दोहे नहीं, अशोक स्तंभ नहीं। बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन की, और 85 नंबर क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप जल्दी से 85 नंबर का राइट जवाब दीजिए। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, जोड़ना गलत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना नहीं है, समय क्यों बचाएंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना नहीं। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना, बिल्कुल, ये सब चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 86 पर चलते हैं। निम्न में से या निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आपको बताना है। तो 86 का राइट जवाब हो जाएगा स्मरण। क्या हो जाएगा, स्मरण। 87 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। आप लोग 87 का राइट जवाब दीजिए, तो वो है आपका सत्रांत परीक्षा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं, और 88 का हम लोग राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा जल्दी से, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल, बस यही राइट जवाब हो जाएगा, केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाकी तो ठीक है।
मूल्यांकन रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित हैं, ठीक है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करते हैं, भी ठीक है तो गलत हो जाएगा। यह अध्यापकों को समय पर पुष्टि प्रदान करते हैं, सही है तो गलत हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है। सभी को 89 का जल्दी से जवाब देना है, तो पूर्व अवधारणा का आकलन याद रखिएगा। 90 पर चलते और 90 का राइट जवाब आप सभी को देना है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। जल्दी से 90 का राइट जवाब दे दीजिए। उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला हो, ठीक है। विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन हो, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे राइट जवाब आपके सही हैं। प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने कुल आपको 60 प्रश्न करवा दिए गए हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए और जो भी आपको मदद की ज़रूरत होगी वो सभी मदद आप सभी को निःशुल्क प्रदान करवाई जाएगी। बस आप लोग इसी तरीके से चैनल पर अपना प्यार और सहयोग बनाए रहिए। लगातार वीडियोस को अपने भाई बहन तक पहुंचाते रहिए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।